अंडाशय। ठीक है, ये कंप्लीट। इसमें किस की बात है, जैसे मैं ओवेरियोल या अंडाशयक कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अंडाशयक। अंडाशयक, इनकी संख्या, प्रत्येक ओवरी में 8 ओवेरियोल होते हैं और एक ओवेरियोल से एक अंडा मुक्त होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एट ए टाइम, मतलब एक समय में 16 अंडे मुक्त करता है ये। ठीक है, तो अंडाशयक में प्रत्येक ओवरी में 8 ओवेरियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक ओवरी में 8 ओवेरियोल होते हैं और प्रत्येक ओवेरियोल से एक अंडा मोचित होगा। प्रत्येक ओवेरियोल से एक एग मुक्त। तो कुल कितने अंडे मुक्त होंगे? तो कुल एग एक समय में 16, क्योंकि एक जोड़ी होता है ना अंडाशय, तो टोटल 16 ओवेरियोल्स हो गए। प्रत्येक ओवेरियोल से एक एग रिलीज कर रहा है, तो एट ए टाइम 16 एग रिलीज करेगा ये। अब इसके ओवरी के बारे में बात करें कि कहां पर होगा, तो ओवरी ये हो गए उदर के सेकंड से सिक्स्थ सेगमेंट में। कंपैरिजन करते रहो, टेस्टिस उदर के फोर्थ से सिक्स्थ सेगमेंट में होता है, सेकंड से सिक्स्थ सेगमेंट में। तो उदर के दूसरे से छठे खंड में, सेकंड से सिक्स्थ खंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होगा? ओवरी का कार्य हो गया oogenesis। कॉमन ओविडक्ट हो गई। तो ओविडक्ट तो है यहां पर एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी। और कॉमन ओविडक्ट को बोलते हैं हम सह अंडवाहिनी, इसको सह अंडवाहिनी बोलेंगे। तो पार्श्व में दोनों ओविडक्ट मिलकर के सातवें खंड में कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। तो यहां की थ्योरी होगी, पार्श्व में दोनों ओविडक्ट मिलकर सातवें खंड में कॉमन ओविडक्ट बनाती है। ठीक है बेटा, सेवंथ सेगमेंट में बनाई। और कॉमन ओविडक्ट में इसका पश्च चौड़ा भाग,
पश्च चोट वेजाइना कहलाता है। इसका जो पोस्टीरियर हाइंड पार्ट होता है ना, ये ब्रॉड पार्ट होता है सबसे नीचे वाला। अच्छा, कॉमन ओविडक्ट के नीचे वाले पोर्शन को वेजाइना बोलते हैं इसमें। अब जो कॉमन ओविडक्ट है ये एक रंध्र के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होगा। देखो, इस रंध्र को बोलते हैं मादा जनन छिद्र। ये फीमेल जेनाइटल पोर हो गया। ठीक है, समझने में आ रही है ना बेटा स्ट्रक्चर? ये मादा जनन छिद्र हो गया। अब इस मादा जनन छिद्र के पार्श्व में यहां पर एक संरचना और होगी जो एक अपर्चर के थ्रू यहां पर आकर के खुलती है, और इस संरचना को कहता है बेटा स्पर्मेथिका। देखो, ये स्ट्रक्चर है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका का मतलब होता है यहां पर शुक्रग्राही का। नाम से पता लग रहा है शुक्रग्राही का, शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। तो ये संरचना हो गई यहां पर स्पर्मेथिका, या फिर इसे आप शुक्रग्राही का भी कह सकते हैं। शुक्रग्राही का एक जोड़ी होगी संख्या में, एक जोड़ी है। ये देखो नीचे से प्रारंभ होकर के सातवें खंड तक एक्सटेंड करता है। तो ये मत समझना कि सातवें खंड में होता है, सातवें खंड तक एक्सटेंड करता है, वहां तक वर्धित होता है। तो सॉरी, सिक्स्थ सेगमेंट तक। तो स्पर्मेथिका सिक्स्थ सेगमेंट तक, छठे खंड तक स्थित होता है। सिक्स्थ सेगमेंट तक स्थित होगा, उदर के छठवें खंड तक स्थित होगा। और स्पर्मेथिका का कार्य है मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान नर से प्राप्त शुक्राणुधर, नर से प्राप्त शुक्राणुधर का संचय करता है। ठीक है, शुक्राणुधर जो स्पर्मेटोफोर होते हैं ना, उनको स्टोर कर लेगा ये स्पर्मेथिका। जैसे मैथुन क्रिया में नर से जो स्पर्मेटोफोर बाहर निकलते हैं। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? स्पर्मेटोफोर स्पर्म की एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे शुक्राणु आपस में चिपके हुए हैं, और उनके बाहर की तरफ तीन कवच होते हैं, है ना। सबसे अंदर वाला कवच मशरूम ग्रंथि की बड़ी नलिका, बीच वाला कवच स्खलन वाहिनी, और सबसे बाहर वाला कवच फैलिक या कॉन्ग्लोमेट ग्रंथि बनाती है। तो ऐसे स्पर्मेटोफोर होता है, तो वो स्पर्मेटोफोर को स्टोर कर लेता है, ये स्पर्मेथिका उसको स्टोर करेगा। फिर यहां पर देखो बेटा और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जैसे ये ग्रंथि बना रहा हूं बेटा मैं यहां पर। ठीक है, ऐसी ही ग्रंथि इस साइड भी होगी, दोनों साइड में ये ग्रंथि होती है। देखो, एक साइड में छोटी और एक साइड में बड़ी होती है ना। ये जो ग्रीन कलर से अपन ने ग्लैंड बनाई है, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं कोलेटेरियल ग्रंथि। कोलेटेरियल ग्लैंड, या फिर आप इसे हिंदी में श्लेषक ग्रंथि भी कह सकते हैं। श्लेषक ग्रंथि या कोलेटेरियल ग्लैंड। देखो दोनों साइड में प्रेजेंट है ये, राइट वाली और लेफ्ट वाली। एक साइड में छोटी होती है, एक साइड में बड़ी होती है, लेकिन इसको भी अपन वन पेयर ही बताएंगे। और साखित भी ये संरचना से पता लग रहा है।
तो कोलेटेरियल ग्रंथि ये एक जोड़ी शाखित ग्रंथि है, ब्रांच्ड होगी, और इसका श्रावण, कोलेटेरियल ग्रंथि का श्रावण निषेचित अंडों के चारों ओर, निषेचित अंडों के चारों ओर सख्त कवच या प्रवार बनाता है। सख्त कवच या प्रवार बनाता है। ध्यान रखना बेटा स्टेटमेंट, निषेचित अंडों के चारों तरफ, निषेचित अंड नहीं होंगे, है ना, निषेचित अंडों के चारों तरफ बनाएगा, सख्त कवच या प्रवार बनाता है। ठीक है, अब इसके नीचे वाले पोर्शन में यहां पर कुछ इस तरह से अनियमित काइटिनस प्लेट होती है, फेलोमियर भी कह सकते हैं ना बेटा इनको, देखो ये वाले है ना, गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। बाह्य जन्नांग है संख्या में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी है और अनियमित काइटिन प्लेट से बने होते हैं। एनसीईआरटी में इसको असममित काइटिन प्लेट दे रखा है। एक ही बात है, जब शेप इनका इरेगुलर है तभी तो असममित होंगे, है ना, फिर चाहे कहीं से भी आप कट करो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। तो अनियमित काइटिनस प्लेट से निर्मित होते हैं। ये कॉकरोच के बाह्य जन्नांग हो गए, फीमेल कॉकरोच के। समझने में आई बेटा यहां तक की पोर्शन? ठीक है, अब देखो बाकी का ये जो यहां का जो पार्ट दिख रहा है, देखो एक मिनट इसको मैं हाईलाइट करके समझाता हूं आप लोगों को। देखो ये वाला पोर्शन जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, और इसके नीचे वाला पोर्शन जिसको मैंने यहां पर स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया, ये जो दोनों पार्ट है ना बेटा, इन दोनों पार्ट को आप कंबाइंडली कह सकते हो जेनाइटल पाउच या जननिक वेश में कह सकते हैं, जेनाइटल पाउच या जनन वेश में कह सकते हैं। अब जनन वेश में इसमें 2 संरचनाओं से मिलकर बना है। मैंने आपको कहा भी था पहले कि देखो मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस यही है कि जैसे मेल कॉकरोच में जेनाइटल पाउच नहीं होता है, उसमें जेनाइटल चेंबर होता है, जनन कक्ष होता है ना, और यहां पर जेनाइटल पाउच है। अब जेनाइटल पाउच किन से मिलकर बना होता है? जेनाइटल पाउच में 2 संरचना है। एक संरचना है बेटा यहां पर जनन कक्ष, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो जेनाइटल चैम्बर। देखो ये वाली संरचना जो येलो कलर से हाईलाइट वाला ना, मतलब पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग क्या हो गया? जेनाइटल चैम्बर हो गया। और जेनाइटल चैम्बर के आगे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा वेस्टिब्यूल। ये जो स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, ये वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल को हम यहां पर अंड प्रवार वेश में भी कह सकते हैं, अंड प्रवार वेश में भी कह सकते हैं। अब दोनों की थ्योरी देखो कि जेनाइटल चैम्बर में आपको 3 संरचनाएं दिखाई दे रही है। एक तो स्पर्मेथिकल छिद्र, एक मादा जनन छिद्र, और एक कोलेटेरियल ग्रंथि, है ना। कोलेटेरियल ग्रंथि, स्पर्मेथिकल छिद्र और मादा जनन छिद्र, 3 संरचनाएं जेनाइटल चैम्बर में दिख रही है ना। और वेस्टिब्यूल में क्या है?
गोनेपोफाइसिस हो गए। ठीक है, अब जेनाइटल चैम्बर में अग्र छोटा कक्ष होता है, ये अग्र छोटा कक्ष है, और इसमें मादा जनन छिद्र प्लस स्पर्मेथिकल छिद्र स्पर्मेथिकल छिद्र, जिसको शुक्रग्राही का रंध्र भी कह सकते हैं, या स्पर्मेथिका लिख दो आप इसको। एनसीईआरटी में तो इसको शायद स्पर्मेथिका ही नोट कर रखा है, या शुक्रग्राही का लिख देता हूं मैं, शुक्रग्राही का प्लस श्लेषक ग्रंथि। ये जेनाइटल चैम्बर में पाए जाते हैं, जनन कक्ष में। और अंड प्रवार वैश में ये पश्च बड़ा कक्ष है, पश्च बड़ा कक्ष है। यहां पर क्या होगा, अंड प्रवार का निर्माण किया जाता है, अंड प्रवार का निर्माण, इसको ऊथिका कहते हैं बेटा। वैसे जो अंड प्रवार होता है ना, इसको इंग्लिश में ऊथिका बोला जाता है। जैसे ये श्लेष्मक ग्रंथि, जो श्लेष्मक ग्रंथि है ना, ये जो अपना पदार्थ स्रावित करेगी, वो अंडों के चारों तरफ एक सख्त कवच बनाता है, जिसको ऊथिका कह रहे हैं। वो ऊथिका यही बनता है, वेस्टिब्यूल में बनता है। ठीक है, यहां पर तो फर्टिलाइजेशन होगा जनन कक्ष में, और अंड प्रवार वैश में फिर ऊथिका बन जाता है। अब ये जो जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल है, इन दोनों को कंबाइंडली, ठीक है बेटा, इन दोनों को कंबाइंडली आप बोलते हो जेनाइटल पाउच, या आप इसे जनन वेश में कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंबाइंडली कह रहे हैं जेनाइटल पाउच या जनन वेश में। याद तो रहेगा ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, जेनाइटल पाउच या जनन वेश में। अब आपको ये एब्डोमेन सेगमेंट में लिखा हुआ है कि मादा सातवां स्टर्नम होता है, सातवां स्टर्नम जो अधरीय स्क्लेराइट है, काइटिन की प्लेट, उसको स्टर्नम कह रहे हैं। तो सातवां स्टर्नम बड़ा और नोकाकार है, जो 8वें और 9वें स्टर्नम के साथ मिलकर के जनन वेश में बनाता है। तो मादा में 7th स्टर्नम बड़ा व नोकाकार है, जो 8th व 9th स्टर्नम से मिलकर जनन वेश में बनाता है। ठीक है, ये फीमेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। हाँ बेटा बताओ मुझे एक बार, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है? सर एक बार का बता। ऊथिका, ऊथिका बेटा भी समझा रहा हूं, 1 मिनट रुको तुम। यहां तक के पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो एक बार रफली समझते हैं इसको। अब ये ऊथिका वगैरह भी आपको समझने में आ जाएगा, तो एक बार रफली मैं आपको डायग्राम यहां पर बता रहा हूं, देखो। अच्छा एक बार ये देख लो, स्पर्मेटोफोर में तो कोई दिक्कत, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? जो स्पर्मेटोफोर आपने पढ़ा था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा आप लोगों को? जो मेल कॉकरोच में पढ़ा था, स्पर्मेटोफोर शुक्राणुधर। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो एक बार, रफली डायग्राम है। जैसे ये तो हो गई इसकी ओवरी, ये ओविडक्ट, ये कॉमन ओविडक्ट, ये मादा जनन छिद्र, और ये स्पर्मेथिका है। समझने में आ रहा है? और ये हो गए बेटा यहां पर कोलेटेरियल ग्रंथि। ठीक है, कोलेटेरियल ग्रंथि, और ये इसमें गोनेपोफाइसिस हो गए।
अब देखो क्या होगा यहां पे कि सबसे पहले इसमें मैथुन क्रिया होगी, कोपुलेशन, जो इनका ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन काल होता है मार्च से सितंबर का महीना, है ना, इनमें प्रजनन काल होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है। तो ब्रीडिंग सीजन में इन दोनों में मैटिंग होती है, ठीक है, मेल और फीमेल कॉकरोच में मैटिंग होगी, जिसको मैथुन क्रिया या कोपुलेशन प्रोसेस कह रहे हैं। इंग्लिश में उसको कोपुलेशन बोलते हैं मैथुन क्रिया को। तो मैटिंग या मैथुन क्रिया के दौरान केवल इतना होता है कि मेल कॉकरोच से जो स्पर्मेटोफोर होते हैं वो फीमेल कॉकरोच के जेनाइटल चैम्बर में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर ये जो गोनेपोफाइसिस है ना, ये हेल्प करते हैं, और वो जो स्पर्मेटोफोर है वो देखो यहां पर आकर के स्टोर हो जाते हैं, स्पर्मेथिका में स्टोर हो गए यहां पर, ठीक है। तो ये मैथुन क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि मेल कॉकरोच से स्पर्मेटोफोर स्पर्मेथिका में ट्रांसफर ना हो जाए। आई बात समझने में? सारे स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर हो गए। अब यहां पर क्या होगा, इन स्पर्मेटोफोर के बाहर जो 3 कवच बने होते हैं वो तीनों कवच हट जाते हैं। जो इसके बाहर 3 कवच बनते हैं ना स्पर्मेटोफोर के, वो तीनों कवच हट जाएंगे, स्पर्म सारे अलग अलग हो जाएंगे। इसमें फीमेल कोकरोच अपने स्पर्मेथिका में इतने स्पर्म इकट्ठे कर सकती है कि इसके पूरे लाइफ स्पैन में, इसके जीवन काल में जितने भी ये अंडे देगी उन सभी का निषेचन हो सकता है, ठीक है। इतने स्पर्म वहां पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अब देखो फिर क्या होगा, स्पर्मेटोफोर इसमें आकर के स्पर्मेथिका में संग्रहित हो गए। बात समझने में आई? शुक्राणुधर का संचय शुक्रग्राहिका या स्पर्मेथिका में हो चुका है। अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब फीमेल जो है वो अंडे देती है, तो ये देखो यहां पर जैसे ये अंडे प्रत्येक जो ओवेरियोल है इनसे एक एक अंडा आएगा, है ना। तो मैं ऐसे बना सकता हूं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये 8 बिंदियां बनाई है मैंने एक साइड में, 8 अंडे एक साइड से आ रहे हैं और 8 अंडे इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंडे यहां से आएंगे, समझ रहे हो। अब ये 8 अंडे 2 कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो एक कतार तो ये बन गई और एक कतार ये बन गई, है ना। 8 अंडों की 2 कतार बन जाती है यहां पे, समझ रहे हो। अब ये अंडे यहां पर मादा जनन छिद्र से यहां पर जेनाइटल चैम्बर में दिए जाते हैं। देखो ये 2 लाइन मैंने बना दी, 2 कतार है 8 अंडों की, समझ रहे हो बेटा यहां पर। अब क्या होगा, ये जो यहां पर शुक्रग्राहिका है, शुक्रग्राहिका में जो शुक्राणु संचित होता है ये स्पर्म बाहर निकलेंगे और ये स्पर्म इन सभी अंडों का एक साथ निषेचन करते हैं। तो निषेचन कहां हुआ, मादा के शरीर के भीतर या बाहर? तो आप कहोगे शरीर के भीतर हो रहा है। अरे बाहर थोड़ी हो रहा है, जेनाइटल जो पाउच है वो भी तो अंदर ही बन रहा है। तो मादा के शरीर के भीतर निषेचन होता है। कहां होता है निषेचन? तो अगर ऑप्शन में जेनाइटल पाउच दिया है तो जेनाइटल पाउच पे टिक लगाओ, और अगर जेनाइटल चैम्बर दे रखा है तो जेनाइटल चैम्बर पे टिक लगाओ, क्योंकि मोर करेक्ट तो जेनाइटल चैम्बर ही हो गया ना। अरे ये अग्र कक्ष है, इस अग्र कक्ष में तो निषेचन हुआ है। तो ये देखो 8 अंडों का निषेचन हो गया यहां पर, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कोलेटेरियल ग्रंथि है, अंडे सारे निषेचित हो गए। निषेचन होने के बाद में ये जो कोलेटेरियल ग्रंथि है वो इनके बाहर ऐसे एक तरल का श्रावण करती है, और ये तरल का श्रावण करके क्या करेगा यहां पर, ऐसे जैसे ये तरल बाहर आएगा तो अंडों के बाहर एक सख्त कवच बना लेता है। देखो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई ना, ये सख्त कवच बना लेता है, और इस कवच को हम, या पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हो आप, ऊथिका कह रहे हो। इस पूरी संरचना को क्या कह रहे हो, ऊथिका कह रहे हैं, ऊथिका, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ऊथिका में क्या होते हैं, तो ऊथिका में 14 से 16 अंडे हो सकता है बेटा कि कोई अंडे निषेचन नहीं हुआ हो या कुछ अंडे नष्ट हो गए हो, तो एवरेज बताया जाता है। फिर देखो मैक्सिमम तो 16 अंडे होंगे, लेकिन 14 से 16 अंडे हो सकते हैं। तो 14 से 16 अंडे वो भी कैसे हैं, निषेचित। तो एक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं, और एक मादा अपने लाइफ स्पैन में 9 से 10 ऊथिका बनाती है। अच्छा ये जो ऊथिका बने हैं ना, इन ऊथिका को फीमेल क्या करेगी, अब नमी, अंधेरे और भोजन युक्त स्थानों पर चिपका देती है।
ठीक है। अच्छा, ऊथिका यहां पर बन चुका है, जेनाइटल पाउच में ऊथिका बन गया। अब फीमेल क्या करेगी, जैसे नमी, अंधेरे और भोजन युक्त स्थानों पर, जैसे मान लो कि आपने ये जो किचन के अंदर जो सिंक वगैरह होते हैं, जहां पर अपन बर्तन वगैरह साफ करते हैं, है ना, तो उसमें देखो वो पानी निकलता है, उसमें काफी सारे फूड न्यूट्रिएंट भी चले जाते हैं, है ना, जूठा वगैरह जो भी होता है। तो वहां पर क्या होता है, उस सिंक की जो पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन में देखो नमी भी होती है, वहां पे अंधेरा भी रहता है और भोजन भी काफी सारा मिलेगा इनको। तो नमी वाले स्थान पर इसलिए छोड़े जाते हैं, अगर वहां पर नमी नहीं रहेगी तो इनके अंडे ड्राई हो सकते हैं, है ना, सूख सकते हैं। तो नमी और अंधेरे युक्त स्थानों पर छोड़ेगा, भोजन युक्त स्थान होगा, ताकि अंडों से जैसे ही निम्फ अवस्था बाहर आती है, कॉकरोच की जो शिशु अवस्था होती है उसको निम्फ बोला जाता है, तो जैसे निम्फ अवस्था बाहर आएगी उसको प्रचुर भोजन मिलेगा और वो भोजन ग्रहण करना वहां से स्टार्ट कर देते हैं। अब बताओ ये पूरा डेवलपमेंट समझने में आया नहीं आया? क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। देखो इतने सारे बनते, क्या कह रहे हो बेटा? तो निम्ब भी फिर इतने सारे बनते। हाँ बिल्कुल बनेंगे इतने सारे। ये देखो यहां पर आप ये निषेचन और परिवर्धन वाला पॉइंट समझो कि मैथुन के पश्चात मादा में जनन कक्ष में, मैथुन के पश्चात, अच्छा इसमें इस वाली लाइन को तो ये मान लो अपन खा गए, लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बोल के बता दिया कि मैथुन के पश्चात, कि मैथुन के दौरान क्या होता है। तो मैथुन क्रिया के दौरान वो फीमेल के स्पर्मेथिका में स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब फिर आगे की कहानी सुनो कि मैथुन के पश्चात मादा में जनन कक्ष में 16 अंडे मुक्त किए जाते हैं, जो 8-8 अंडों की 2 कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं। सही बात है। इन सभी अंडों का निषेचन एक साथ व आंतरिक प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन हो रहा है बॉडी के अंदर, जनन कक्ष में होगा, ध्यान रखना। इन निषेचित अंडों के चारों ओर कोलेटेरियल या श्लेषक ग्रंथि का स्राव सख्त कवच या प्रवार बनाता है, और ये जो कवच बन गया ना, अब इन निषेचित अंडों को क्या कहते हो आप? ऊथिका कहते हैं। अच्छा देखो, प्रवार और अंड प्रवार में भी फर्क है। प्रवार आप केवल उस कवच को कह रहे हो, है ना, जो ये अंड कवच या जो प्रवार है वो आप केवल उस कवच को कह रहे हो जो श्लेषक ग्रंथि बना रही है। और अंड प्रवार, उसमें जो वो कवच है उस कवच के अंदर अंडे भी हैं, तो उस पूरी संरचना को आप अंड प्रवार या ऊथिका कह रहे हो। आई बेटा बात समझने में? अब देखो, एक ऊथिका में 14 से 16 निषेचित अंडे होते हैं। मैक्सिमम तो 16 होंगे होंगे, हो सकता है कोई मतलब नष्ट भी हो जाते हैं, तो एवरेज 14 से 16 बता देते हैं। और एक मादा औसतन 9 से 10 ऊथिका बनाती है, ठीक है, 9 से 10 ऊथिका, जिन्हें अंधेरे, नमी व भोजन युक्त स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। ऊथिका का साइज 8 mm लंबा होता है, 8 मिलीमीटर लंबा होगा, और 3/8 इंच आप कह सकते हो, ठीक है, या ये साइज आप बता सकते हैं। और गहरा लाल व काला भूरा होगा, इसका जो कलर होता है या तो डार्क रेड कलर में होगा या फिर मतलब कि ब्लैक ब्राउन कलर के अंदर होगा, काले भूरे रंग का होगा। यहां तक की बात समझने में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैथुन क्रिया में क्या हुआ, स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर कर दिया इस फीमेल कोक्रोच के सॉरी स्पर्मेथिका में। मैथुन के पश्चात क्या हुआ कि प्रत्येक अंडाशय से 8 अंडे, एक ओवेरियोल से एक अंडा, तो 8-8 अंडे 2 कतार में व्यवस्थित होते हैं, जनन कक्ष में छोड़ दिए जाते हैं, जिन सभी का निषेचन एक साथ हुआ, है ना। निषेचन होने के बाद में कोलेटेरियल ग्रंथि ने एक तरल स्रावित किया जो उन अंडों के बाहर एक सख्त कवच बना लेता है ना, और अब उनको आप ऊथिका बोलते हो। एक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होंगे। एक मादा औसतन 9 से 10 ऊथिका बनाती है, जिन्हें अंधेरे, नमी व भोजन स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। ऊथिका का साइज 8 mm लंबा हो गया, और कलर डार्क रेड कलर या ब्लैक ब्राउन कलर आप मान सकते हैं। अब आगे की कहानी सुनो बेटा डेवलपमेंट में। ऊथिका सब पे नहीं बनती सर? ऊथिका सब निषेचित अंडे पर नहीं बनती क्या? सभी निषेचित अंडों पे। अरे तुम मुझे यह बताओ कि पहले,
चलो भाई, कोई और बच्चा समझा दो एक बार, ऊथी का क्या समझाया मैंने, ये बता दो एक बार। कोई भी बच्चा एक बार सभी माइक अनम्यूट निषेचित करके समझा दो। सारे जितने भी अंडे निषेचित अंडे होते हैं 14 से 16 और स्पर्म वगैरह, उसमें है ना थीका बनाते हैं श्लेष्मिका ग्रंथि, तो उसको पूरा ऊथिका बोल रहे ठीक है भाई, ऊथी का क्या होता है, देखो हैं। एक ये तो तो मैं समझ में आ प्रवार गया। बोल रहा हूं, है ना। प्रवार जो है ना, अंड प्रवार या अंड कवच जो है, वो तो कोलेटेरियल ग्रंथि ने जो कवच बनाया उस कवच को कह रहे हैं अपन, प्रवार कह रहे हैं। हाँ अब उस प्रवार के अंदर अंडे भी है, निषेचित अंडे। तो केवल कवच को आप प्रवार बोल रहे हो और पूरी संरचना को अंड प्रवार या ऊथी का कह रहे हैं, तो ऊथी का तो बेटा सभी में ही बनेगा, समझे। वो सभी में ही बनेगा, इनमें ऐसा थोड़ी होगा किसी में नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अब अंडे देखो कैसे होता है। सर अंडे जो कॉकरोच के अंडे हैं वो मेगालेसिथल होते हैं। मेगालेसिथल का मतलब है अति पीत की अंडे, जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये चीज अपन आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंडों के प्रकार वहां पर पढ़ाऊंगा, जिसमें अलग अलग आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक आधार अंडों का प्रकार पे अपन पढ़ते हैं कि पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में, जैसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले आता है अति पीत की अंडा, मेगालेसिथल, या इसको पोलीलेसिथल एग भी कहता है। जैसे पक्षियों में, सरीसृपों में और कीटों में, इंसेक्ट में ये अतिपीत की अंडा होता है। ध्यान रखना, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट में अतिपीत की अंडा है, पीतक बहुत ज्यादा होता है। दूसरा होता है मध्यम पीत की अंडा, जिसमें पीतक न तो कम है न ज्यादा है, मॉडरेट अमाउंट में है, मध्यम मात्रा में है। तीसरा होता है सूक्ष्म पीत की अंडा, जिसमें कम मात्रा में होता है, मध्यम से भी कम मात्रा में हो गया। और चौथा प्रकार है अपीत की अंडा, जिसमें न के बराबर पीतक होता है, एब्सेंट मान लो, जैसे ह्यूमन के अंदर, है ना। तो ये तो है पीतक की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। अब अपन पढ़ते हैं पीतक के वितरण के आधार पर वर्गीकरण, कि अंडे में पीतक किस प्रकार से वितरित होता है। तो जो इंसेक्ट के अंडे होते हैं, कीटों के जो अंडे हैं, उनमें पीतक अंडे के सेंटर में होता है ना, अंडे के सेंटर में पीतक होता है, इसलिए उसको केंद्र पीत के अंडा कहते हैं, सेंट्रोलेसिथल। जैसे पक्षियों के जो अंडे हैं वो गोलार्ध पीत के अंडे होते हैं, टीलोलेसिथल बोलते हैं, क्योंकि उनमें अंडे जो पीतक एक है साइड। वो अंडे के एक गोलार्ध के ऊपर व्यवस्थित हो जाता है। जैसे 2 गोलार्ध है ना, जैसे मान लो कि इस तरह से अगर ये कोई एग हो गया यहां पर, जैसे ये कोई एग है, तो देखो ये इस एग में यहां पर, अरे ये गायब कैसे हो जाता है, ये देखो, ये अब एक साथ ही आगे सारे, ये फाइल क्या बड़ी होने लग गई ना अब, इसलिए दिक्कत आ रही है यहाँ पे। चलो खैर, ये तो पूरा ही हो जाएगा। देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये कोई अंडा हो गया यहां पर, और ये एक गोलार्ध ये है, एक गोलार्ध ये है। तो पक्षियों में जो पीतक होता है वो इस तरह से वितरित होता है, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं गोलार्ध पीत के अंडे। और जो इनमें इंसेक्ट में होता है ना, जैसे ये अंडा है और ये सेंटर के अंदर पीतक होता है, यहां पर चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, फिर देखो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं केंद्र पीत के। केंद्रपीत की। तो ये अंडों के प्रकार हमने लिखे हैं कि यहां पर अतिपीत की और केंद्रपीत की प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, फिर यहां पे इन अंडों का निषेचन हुआ जनन कक्ष में, है ना। जनन कक्ष में क्या बन गया, जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया, निषेचन होने के बाद में जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में विभाजन प्रारंभ होते हैं, ठीक है। इन विभाजन को हम कहते हैं विदलन विभाजन, जिसको इंग्लिश में क्लीवेज कहते हैं, क्लीवेज, और हिंदी में विदलन कहते हैं। तो विदलन बेटा एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है ना, जो आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, माइटोसिस। तो विदलन एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क होता है कि जैसे जो इंटरफेज पढ़ते हो आप सेल साइकिल में, जो इंटरफेज होती है G1 S और G2 फेज, तो विदलन में G1 और G2 फेज एब्सेंट होती है। तो इंटरफेज बहुत छोटी हो गई,
अरे जैसे मान लो कि इंटरफेज में मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसमें 2 फेज हैं, जैसे एक तो इंटरफेज है G1 S और G2, और एक होती है माइटोटिक फेज, ठीक है, विभाजन प्रावस्था। तो ना तो इसमें G2 प्रावस्था है ना इसमें G1 प्रावस्था है, तो इंटरफेज केवल संश्लेषण प्रावस्था से प्रदर्शित होती है। इसका मतलब है ग्रोथ फेज 1 ग्रोथ फेज 2 एब्सेंट है तो सेल की ग्रोथ नहीं होती है ना, और माइटोटिक फेज प्रेजेंट है तो सेल के नंबर तो बढ़ेंगे। अरे विभाजन प्रावस्था है तो कोशिका की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन वृद्धि प्रावस्था नहीं है तो कोशिका के आकार नहीं बढ़ता है। तो विदलन में क्या होता है, विदलन में यहां पे जो मतलब कि पुत्री कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन पुत्री कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है, उसको अपन विदलन कहते हैं। तो अब यहां पर देखो बेटा, जैसे ये इनका अंडा हो गया, ये सेंटर में पीतक होता है यहां पे, है ना, तो पीतक का डिवीजन थोड़ी होगा, डिवीजन तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट का होगा। तो यहां पर जो नए पुत्री कोशिकाएं बनती है ना, वो ऐसे बनेगी चारों तरफ देखो। तो कहां पर विभाजन हुआ है, केवल सतह पर ही तो हुआ है, सेंटर में थोड़ी हुआ है, इसलिए इसको सतही विदलन कहता है, सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। बताओ भाई ये वाली बात समझने में आई नहीं आई आपको? हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अब विदलन हुआ, विदलन से फिर मोरुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था, गैस्टुला अवस्था बनती, मैंने डायरेक्ट गैस्टुला लिख दिया यहां पे, ठीक है, बाकी मोरुला भी बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्टुला बनेगा। अब गैस्टुला अवस्था से जो भ्रूण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, निम्फ या अर्भक कहते हैं। क्या कहेंगे, निम्फ या अर्भक। अब निम्फ या अर्भक में और वयस्क में क्या फर्क होता है, देखो निम्फ या अर्भक यहां पर लिखा हुआ है, और ये निम्फ और अर्भक से देखो बेटा सीधे नीचे वयस्क बन रहा है, जिसको इमेगो कहते हैं, एडल्ट को इमेगो कहेंगे और शिशु अवस्था को निम्फ, हिंदी में अर्भक कह रहे हैं। देखो बेटा निम्फ या अर्भक में जननांग अल्प विकसित होते हैं, जबकि वयस्क में जननांग पूर्ण विकसित होते हैं। पहला डिफरेंस समझने में आया। दूसरा देखो, निम्फ या अर्भक में पंख एब्सेंट होते हैं, विंग्स एब्सेंट है, और वयस्क में आप जानते हो 2 जोड़ी पंख है, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक, अग्र और पश्च पंख, लेकिन पंख के स्थान पर पक्ष तल्प, ठीक है, विंग पैड या पक्ष तल्प इनके थोरैक्स रीजन में, वो जगह को, उस भाग को कहते हैं जहां से पंख बाहर निकलते हैं, विंग्स अराइज करेंगे। तो ऐसे गद्दीनुमा संरचना होगी, ठीक है, जहां से पंख बाहर निकलते हैं उस भाग पर ऐसे गद्दीनुमा संरचना होती है, उसको पक्ष तल्प या विंग पैड कह रहे हैं। तो इनमें विंग्स एब्सेंट है, पंख एब्सेंट है, पंख की जगह पर क्या है, पक्ष तल्प या विंग पैड पाए जाते हैं। ठीक है, अब बताओ निम्फ वयस्क से इन लक्षणों के आधार पर भिन्न हुआ नहीं हुआ, है ना। अब सोचो बेटा आप लोग कि अगर निम्फ में जननांग पूर्ण विकसित हो गए, है ना, और निम्फ में विंग पैड की जगह विंग्स डेवलप हो गए, पक्ष तल्प की जगह पंख वहां पर विकसित हो गए, तो ये उसकी बॉडी में मोर्फोलॉजी में चेंज आया नहीं आया, चेंज आया है ना। इसी चेंज को आप कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्लियर। अब देखो इस प्रकार के चेंज के लिए इसको 13 बार निर्मोचन करना पड़ेगा, 13 टाइम क्या करना पड़ेगा, निर्मोचन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अभी निम्फ है, कठोर काइटिन का कवच बना हुआ है, उसको हटा दिया, है ना, अब वो निम्फ बाहर आया, अब उसके आंतरिक अंगों को वृद्धि करने के लिए अवकाश मिल गया, तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, जैसे ही ग्रोथ करेगा फिर से बन गया कवच काइटिन का, है ना, और फिर से उस काइटिन कवच को हटाएगा, फिर से थोड़ा सा वृद्धि किया, फिर से कवच बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे उसको 13 बार उस काइटिन के बाह्य कंकाल को हटाना पड़ता है, मतलब 13 टाइम निर्मोचन करना पड़ता है। इस प्रकार के कायांतरण को क्रमिक कायांतरण या पोरो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपको लिखाया भी था मैंने आर्थ्रोपोडा संघ में कि कॉकरोच के अंदर किस प्रकार का कायांतरण होता है, क्रमिक कायांतरण या पोरो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है। बताओ बेटा ये बात समझने में आई। ठीक है, अब इसमें निर्मोचन के दौरान जो अवस्था बनती है, समझ रहे हो, जैसे मान लो कि अभी एक निर्मोचन हुआ, फिर दूसरा निर्मोचन हुआ, फिर तीसरा निर्मोचन हुआ,
तो मुझे ये बताओ कि पहले निर्मोचन के बाद में जो अवस्था बनी है और जो पांचवें निर्मोचन के बाद में अवस्था बनी, क्या उनमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होगा? अरे ज्यादा भी नहीं तो साइज का ही फर्क हो जाएगा। तो निर्मोचन के दौरान जो अवस्था बनती है उसको क्या कहते हैं? इंस्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टार कहते हैं। ठीक है। और दो निर्मोचन के बीच में जो अंतराल है उसको कहते हैं स्टेडियम, और वयस्क को कह रहे हैं इमेगो। इसको इमेगो कहता है। अब बताओ आपको यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई? सर ये सारी आगे ही प्रोसेस सर। के अंदर ही होती है। हाँ बेटा, है ना। ये नहीं, निम्फ से निम्फ तक तो ये अवस्था उसमें ऊथिका के अंदर ही चल रही है, लेकिन फिर बाद में जब ऊथिका हट जाएगा, निम्फ बाहर आएंगे, तो फिर बाद में ये प्रक्रिया बाहर चलती रहती है, फिर उसमें ऊथिका के अंदर नहीं होगी फिर। सर ठीक है। ऊतिका को जो फीमेल कॉकरोच होती है वो शरीर से बाहर निकाल देती है पहले ही। ऊथिका को वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है पहले ही। हाँ। ओके सर। आपने क्या बताया था अभी? स्टेडियम? वो तो इनके दो निर्मोचन के बीच के अंतराल को कहता है, उसको रहने दो, वो नहीं पूछा जाता है। देखो एक बार मैं आगे इसमें और बता देता हूं आपको यहां से। देखो मादा जनन तंत्र में दो वृहद आकार के अंडाशय होते हैं। इससे ऊपर वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी से बता दिया था मैंने, नर जनन तंत्र का। यस है ना? सर। जो उदर के 2 से 6ठे खंड के पार्श्व में होता है, 2nd से 6th सेगमेंट में। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशय नलिका अथवा अंडाशयकों का बना होता है, जिसको आप क्या कहते हो? ओवेरियोल, है ना। जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है, जेनाइटल चैम्बर में। 6ठे खंड में एक जोड़ी शुक्रधानी होती है, शुक्राणुधानी स्पर्मेथिका, जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं फीमेल कॉकरोच के स्पर्मेथिका में ना। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिसे अंड कवच कहते हैं। निषेचित अंडे एक संपुट मतलब एक कैप्सूल, कैप्सूल में संकोचित मतलब उसमें रहते हैं। ठीक है। अंड कवच गहरे लाल रंग से या काले भूरे रंग के होता है। 3/8 इंच या 8 mm लंबा संपुट या कैप्सूल होता है। ये संपुट दरार एवं आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। नमी, अंधेरे, भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 ऊथिका उत्पन्न करती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का परिवर्धन पोरोमेटाबोलस प्रकार का है। इनमें परिवर्धन में अर्भक या निम्फ अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखाई देते हैं, लेकिन अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होती है तथा लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वयस्क में बदल जाता है। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पक्षतल्प पाए जाते हैं। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में, जैसे मान लो 13 निर्मोचन हुआ, तो 13वें निर्मोचन से पहले वाली 12वें निर्मोचन वाली जो अवस्था होती है वहां तक पक्षतल्प होते हैं। और 13वां निर्मोचन हो गया, है ना, उसमें तो फिर पंख बन जाते हैं वहां पे, है ना, तो उससे पहले तक पक्षतल्प पाए जाते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती, इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है ना। कोई मतलब जो अपन जैसे इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस पड़ता है ना कॉकरोच का, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। ये केवल मेडिकल स्टडी में काम में लिए जाते हैं। 11वीं 12वीं में बच्चों से कटवा लेते हैं कॉकरोच, डिसेक्शन करवा लिया, राजी हो गए वो, है ना, ये देखो हमने डिसेक्शन किया, ऐसे। बाकी इनका कोई इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस नहीं है भाई, इनसे कोई ऐसे लाभ अपने को हो रहा हो, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। ठीक है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थान में अथवा इसके आसपास फलती फूलती होती, ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं।
पीड़क के रूप में, मतलब पेस्ट के रूप में, है ना, जो कई प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं, भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाणुमीय, ये जीवाश्मीय नहीं, जीवाणुमीय बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले में देखो, क्योंकि बहुत सारे चेंज आ जाते हैं कई बार इनमें। ये फ्रॉग वगैरह अब नहीं पढ़ना अपने को, है ना, क्योंकि ये अपने नीट के सिलेबस में नहीं है यहाँ पर, है ना, पहले तो होते थे लेकिन अब नीट में नहीं है ये, ना तो अर्थवर्म है ना फ्रॉग है। बाकी वैसे फ्रॉग और अर्थवर्म से जो चीजें नीट में पूछी जाती है वो अधिकतर आपको अपनी फिजियोलॉजी में, और मैंने एनिमल किंगडम में लिखा दिया आप लोगों को, है ना, जो मैक्सिमम पॉइंट जहां से पूछे जा सकते हैं, उनके बाहर आपको कोई पॉइंट भी नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन अगर फ्रॉग से अर्थवर्म से रिलेटेड बनता भी है तो वो भी आपको सारे मेंशन मिलेंगे अपने नोट्स के अंदर। फिर आगे देखो बेटा, sperm are transferred through spermatophore, their fertilized egg are encased in capsule called ootheca। ठीक है, ootheca is a dark reddish to blackish brown capsule about 3 by 8 inch or 8 mm long। They are dropped or glued to a suitable surface, मतलब एक उपयुक्त सतह पर चिपका दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, यूजुअली इन ए क्रैक और क्रीवाइस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स। जैसे दीवारों में दरार वगैरह रहती है तो वहां पर छोड़ दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca, each containing 14 to 16 egg। The development of Periplaneta americana sporometabolus, meaning there is a development through nymphal stage, मतलब निम्फ अवस्था के द्वारा परिवर्तन होगा। निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, मतलब ये वयस्क से बहुत समानता दर्शाते हैं कुछ लक्षणों को छोड़ करके। जैसे आपसे अगर ये पूछे जाए भाई कौन कौन से लक्षणों में ये असमान होते हैं, तो आप कहोगे कि एक तो इनमें जननांग अल्प विकसित है और एक विंग्स एब्सेंट होता है, विंग्स के स्थान पर विंग पैड पाए जाते हैं। The nymph grow by molting about 13 times to reach the adult form। The next to last lymph stage has wing pad but only adult cockroach have wings। ठीक है, अंतिम से जो पहली अवस्था होती है वहां तक। ठीक है, देखो अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पक्षतल्प पाए जाते हैं, इसको अपन यहां भी मेंशन कर ही देते हैं। वयस्क के समान है और अंतिम से पहली अर्भक अवस्था में विंग पैड प्रेजेंट व विंग्स केवल एडल्ट में प्रेजेंट होता है। ये अपना 11th का सिलेबस आज कंप्लीट हो गया और ये कॉकरोच भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब बताओ यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है आपको? ठीक है, अब सुनो देखो, अब सुनो देखो, एक काम अपन ये करेंगे कि अभी तो इसको लिखेंगे अपन, फिर अभी 12th का स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब आप मतलब अपने अकॉर्डिंग बता देना, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बाद में मतलब अभी RM4 में ना एक पेपर डिस्कस कर रहा था मैं, और उसमें फिर जैसे मैंने पेपर शेयर किया स्क्रीन पर, है ना, और फिर बच्चों से आंसर पूछ रहा हूं, मैं थोड़ी बताऊंगा उनके फिर आंसर, फिर प्रैक्टिस ही क्या होगी फिर। तो उनमें से एक भी बच्चे ने माइक म्यूट करके बताने की भी कोशिश नहीं की उन्होंने। चलो सही है गलत है जो भी है, ऐसा पेपर भी नहीं था कि भाई अपन बता ही सके। तो अगर ऐसे तो फिर प्रैक्टिस कराऊंगा उनकी, है ना सर। अगली क्लास में नहीं, वही तो है कि भाई आप लोग है ना अपने अकॉर्डिंग बता दो मुझे, कि फिर टाइम भी देखो बेटा अपना खराब नहीं होना चाहिए।
है ना, टाइम अपना खराब नहीं होना चाहिए। तो या तो आप ऐसे कर लो कि जैसे अपने ये है, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में, नहीं फिर अगले वीक में। तो अभी अपन जो पेपर डिस्कस करेंगे वो मतलब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम का करेंगे अपन। आपके AIATS में सिलेबस आ रहा है, तो अभी आप नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम करो। उसके बाद में फिर अपन डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है, और कॉकरोच वाले, फिर इनको आप पढ़ के आना। ओके सर। तो पहले आप है ना जो एक बार वो काम कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, है ना, कि कहीं अपन फिर पूरा एक वीक ही पूरा टाइम निकाल दें, क्योंकि फिर इधर 12वीं का भी काफी आगे निकल जाएगा सिलेबस। तो अगले क्लास में करोगे, नेक्स्ट वीक में करोगे? अगली क्लास अगली क्लास से ये सर। नेक्स्ट वीक में अगली क्लास में नेक्स्ट वीक में करोगे? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में फिर है ना, जो नेक्स्ट वीक में फर्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट वीक में जो फर्स्ट क्लास होगी मतलब ट्यूसडे को, तो उसमें अपन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के डाउट डिस्कस करेंगे। आप पैकेज भी बढ़िया से पढ़ लेना उसके, है ना, और जो एम कैप्स वगैरह वो भी निकाल लेना, चाहे वो क्लास पूरी ऐसे डाउट में वो ये सारी चीजें सोल्व करने में निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ के आ जाना उसको बढ़िया से, ठीक है बेटा? ओके सर। अगर एक चीज और सर एक बार ये पाचन तंत्र में गिजार्ड बता दो। पाचन तंत्र में गिजार्ड गिजार्ड के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो अर्मेरियम होता है और एक स्टोमोडियल वाल्व होगा। दो भागों से मिलकर बना है, दोनों भाग एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वैसे मैं बताऊं, है ना। इन दोनों का काम केवल गिजार्ड में लिख रखा है, लेकिन आप तो ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो गिजार्ड एक मोटी भित्ती वाली, मोटी भित्ती होती है, पतली भित्ती होती है, मोटी भित्ती होती है ना। और पेशनी कहता है, प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं इसको। अर्मेरियम के अंदर 6 काइटिनस दांतनुमा संरचना होगी, ठीक है, जो क्या करेगी यहाँ पर भोजन को का काम, ग्राइंड करने का काम करता है। स्टोमोडियल वाल्व, वाल्व ना हमारा सीधी सी बात है, अर्मेरियम से भोजन मध्यांतर में ट्रांसफर होगा, मध्यांतर से वापस अग्रांतर में ना आए, तो भोजन के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करता है ये, ठीक है। माता जनन कॉकरोच में सर अगर जेनाइटल चैम्बर और पाउच दोनों दे के रखे हो तो सर किसको प्रायोरिटी देंगे? पाउच को? जेनाइटल चैम्बर को। ओके सर। चलो बेटा ये नोट कर लो एक बार। ये तो बना लिया था, नहीं बनाया सर, नहीं बनाया। सब PDF सेंड कर दो, उसमें से लिख लेंगे। हाँ 1 मिनट रुको बेटा, कर रहा हूं मैं।